स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो धमनियों में मापता है। यानी स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? धमनियों में। मनुष्य में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। मनुष्य में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। तो 80 से 100 mg, 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो 140 से 180 mg परसेंटेज, 140 से 180 mg प्रतिशत। नेक्स्ट है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, लगभग 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं। मनुष्य में मेरुदंड में से कितने जोड़े तंत्रिका निकलते हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़े तंत्रिका निकलते हैं? तो 31 जोड़े तंत्रिका निकलते हैं। मानव स्पाइनल कलाम हड्डियों से बना है। माइनल स्पाइनल कलाम हड्डियों से बना है, 33 स्पाइनल कलाम हड्डियों से बना है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। मनुष्य में पुनः स्थापित यानी फिर से जमने वाली जो दांतों की संख्या होती है 20 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर है। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो उर्वस्थि है, उर्वस्थि है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो पैरों की हड्डियां कितना है? फिबुला तथा टिबिया। फिबुला तथा टिबिया को क्या बोलते हैं? पैरों की हड्डियां। फिबुला तथा टिबिया पैरों की हड्डियां। फिबुला तथा टिबिया पैरों की हड्डियां, इसको याद कर लेना है। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो अस्थिबंध, अस्थिबंध जुड़ी रहती हैं। हड्डियां आपस में अस्थिबंध या इसको बोलते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के कारण दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? तो ये है रीढ़ की हड्डी। वर्टेब्रा किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव के शरीर में जो स्टेपिज है वो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। कहाँ होती है? तो कान में होती है। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मानव कान का कौन सा हड्डी भाग नहीं है? तो मानव कान की जो है उर्वस्थि जो है मानव कान की हड्डी का भाग नहीं है। स्थूणक है, रकाब है और कुकुद है और एक स्टेपिज है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639, 639। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने वाले कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके आंसर है 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक जो हमारे आँख का गोलक है उसको नियंत्रित करने के लिए 6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है? तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका मानव महिला प्रजनन प्रणाली के लिए संबंधित नहीं है। बाकी गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, गलत हो गया थोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है पूछा है? तो ये शुक्रवाहिका हो गया। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नली को, डिंबवाहिनी नली को। कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो केवल शुक्राणु को, केवल शुक्राणु को। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप से निरूपित करता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं निषेचन बाह्य कर लिया जाता है और विकास आंतरिक। नेक्स्ट देखते हैं, एमिनोसेंटियोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण का लिंग। एमिनोसेंटोसिस
एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो तो बताता है भ्रूण की लिंग। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण की लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय। पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लीवर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो थायराइड, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो पीयूष है, पीयूष है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे रहती है? तो गला में रहती है। गल ग्रंथि या थायराइड का क्या कार्य है? तो उपापचय का नियंत्रण। उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? गल ग्रंथि या थायराइड जो है उपापचय का नियंत्रण करती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन थायराइड द्वारा स्रावित नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर पीयूष ग्रंथि होती है। निम्न में कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो सोटेटोस्टेरोन, सोटेटोस्टेरोन को हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करती है। बाकी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्रावित करती है कौन कौन सा हार्मोन को देख लीजिए। थायराइड उत्तेजक हार्मोन को कौन करती है? तो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन जो है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, तो वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो अग्नाशय पाचक ग्रंथि। मनुष्य के शरीर वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो अग्नाशय पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? तो इंसुलिन का स्रावण जो करती है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इंसुलिन जो है अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा जो है नियंत्रित करता है ये इंसुलिन जो है शर्करा या शंकरा बोलिए की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो पेनक्रियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय या पेनक्रियाज। नेक्स्ट है इंसुलिन, इंसुलिन स्तनय श्रवण को उद्दीपित करती है। इंसुलिन स्तनय श्रवण की उद्दीपित करती है। नेक्स्ट है इंसुलिन है प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है, एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है। मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रिनेलिन जो है आपातकालीन हार्मोन है। एड्रिनेलिन जो है आपातकालीन हार्मोन है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो थाइमस ग्रंथि में जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि जिसे हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? तो ये प्रवाटू हार्मोन, प्रवाटू हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है? तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है तो ग्रंथि, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है तो ग्रंथि। आशु ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो आशु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित है। आशु ग्रंथि कहाँ स्थित है? नेत्र गुहा में।
मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो आँख में। मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ताप नियमन से श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मादा हार्मोन है? तो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाती है? तो ऑक्सीटोसिन। जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव कराती है उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो नवजात शिशु को पिलाया जाता है, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वन की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर मिलाइए। तो इसमें दिया है एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन जो है ये है आपका गुस्सा या डर, गुस्सा या डर। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या है? ये है आपको, एस्ट्रोजन जो है ये एक महिला लैंगिक हार्मोन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका ग्लूकोज। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज दे रहा ऑप्शन में, लेकिन फिर पेरोमोन्स, पेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना, ग्रंथि ग्रहण। तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज ही है, तो इसको देखते हैं। और पेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना ग्रंथि, साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति का माध्यम, पेरोमोन्स ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। मिलान करना है तो इसको आराम से हम लोग करते हैं। ये देखते हैं, कोलिप के हार्मोन, कोलिप के हार्मोन, तो कोलिप के हार्मोन जो हो जाएगा पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड हो गया। फिर एल्डोस्टेरोन, तो ये हो गया वो आपको एल्डोस्टेरोन, ये हो गया अधिवृक्क ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हो गया आपका, प्रोलैक्टिन हो गया आपको पीयूष, प्रोलैक्टिन पीयूष। फिर आपका है मेल्टोनिन, मेल्टोनिन, मेल्टोनिन हो गया आपका पिनियल ग्लैंड, मेल्टोनिन पिनियल ग्लैंड। मेल्टोनिन ये हार्मोन है जो पिनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है वो जिगर है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है वह जिगर है। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर से ऊष्मा की हानि। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर से ऊष्मा की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है? तो मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है आपको वृक्कों को, वृक्क में वृक्कीय नलिका में, वृक्क में वृक्कीय नलिका में, तो ये सही है। उसके बाद जो है आपका बृहद्रात में, बृहद्रात में, तो ये 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स एक है, वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स एक है अवशेषी अंग। वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स अवशेषी अंग बोलते हैं उसको, अवशेषी अंग, विशेष अंग। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक पराक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका उपापचय, उपापचय। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक पराक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो उपापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एडीपी, एडीपी जब टूटता है तो एटीपी बनता है, एडीपी एटीपी, एडीपी एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पूरा खराब हो गया है। हाँ, यहाँ से देखते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में की मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलोरोबिन से बढ़ जाती है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न मात्रा में बढ़ जाती है, बिलोरोबिन से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो वायरल। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो वायरल। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वायरस। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ी है? तो एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ी है? चेचक। चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस से इस चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है, वेरिओला वायरस है। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये चेचक रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। खसरा रोग क्या कारक है? खसरा रोग का क्या कारण है? विषाणु। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज। रेबीज जो है ये तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 को एवियन फ्लू वायरस या फ्लू वायरस कहते हैं, बर्ड फ्लू वायरस भी कहते हैं। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस या एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होते हैं? तो मच्छर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होते हैं? मच्छर। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण के रूप में जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने के कारण जीका वायरस या न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस गुर्दे की जब खराबी हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ट्रांसमिशन जो कैंसर का कारण नहीं है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी जो है कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी द्वारा जो है किया जाता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कैंसर। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कैंसर। सामान्यतः रंग कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो कार्सिनोमा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ल्यूकोमिया में क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ल्यूकोमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर कौन है? ल्यूकेमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया। मलेरिया संबंधित है ज्वार से। एनोफ्लीज मच्छर कौन सा बैक्टीरिया वहन करते हैं? तो आपको 1 और 2 यानी मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रमक है? तो स्पोरोजोआइट। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सीसी मक्खी। निद्रालु व्याधि रोग का वाहक है सीसी मक्खी। निद्रालु व्याधि रोग का स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है सीसी मक्खी। काला जर का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी। काला जर का संचार किससे होता है? सिकता मच्छी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना। निम्नलिखित में कौन सा पथरी का गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट
की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनता है तो पथरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनता है पथरी। गायनेक्रोमेस्ट्रिया क्या है? तो पुरुषों में स्तन का विकास। निम्नलिखितों में से क्या अलिंग सूत्रीय अवस्था है? तो ये है अल्जाइमर रोग। निम्नलिखित में से किस अलंग सूत्रीय अव्यवस्था या डोमिनेंट ऑटोसोमाल डिसऑर्डर है? तो अल्जामाइरा है, अल्जाइमर। नेक्स्ट है झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन या ब्लेड नेक, तो ये टर्नर संलक्षण। फिर नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे होता है? हड्डी में होता है। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण निम्नलिखित में किसकी पाचन प्रभावित करता है? पाषाण या पथरी? तो ये वसा के कारण पित्ताशय में उपस्थित पाषाण या पथरी निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा। पथरी जो है वसा का पाचन प्रभावित करता है। रक्त में अधिक मूत्र अम्ल बीमारी का सूचक है? गाउट। रक्त में अधिक मूत्र अम्ल बीमारी का सूचक है गाउट। लैक्टोस्पोरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इनमें से कोई नहीं। लैक्टोस्पोरोसिस इनमें से कोई नहीं। मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में कौन रोकता है? तो स्कर्वी अम्ल। मसूड़ों का रक्त स्राव निम्न में से कौन रोकता है? स्कर्वी अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला। निम्नलिखित में कौन सा रोग स्कर्वी रोग का इलाज का उपयोग है? आंवला। निम्नलिखित में कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? तो सन्निपात जो है पिस्सू या फ्लाजी द्वारा फैलाया जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो मरस्मस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरस्मस। मादा क्यूलोक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है? तो फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वैज्ञानिक ने चिकित्सक की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षण या इम्यूनोस्टेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है। टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने किसकी खोज की है? तो रेबीज रोधी टीका। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान की थी? तो एडवर्ड जेनर। ओरल पालिया वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? जोनास साल्क। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेड-स्टीनर। इंसुलिन की खोज किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। बहुत सारा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसके वजह से हम लोग जो है उस चीज़ को नहीं देख पाए। तो फिर हम लोग किसी और दिन उस चीज़ को देखेंगे। तो धन्यवाद।